कमल कुमार जायसवाल। आज हम यहाँ इग्नू संस्था द्वारा प्रदत्त काउंसलिंग क्लास की भांति BSHF 101 मानविकी सामाजिक विज्ञान और आधार पाठ्यक्रम के विषय के लिए इनकी काउंसलिंग क्लास के लिए उपस्थित हैं। इस कक्षा के द्वारा, इस नोट्स के द्वारा आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रश्न हैं, उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछें। इस वीडियो को और इस ऑडियो को देखने के बाद आप अगर इन चीज़ों का लिखने का प्रयास करें कॉपियों में, असाइनमेंट के रूप में या अपने नोट्स के रूप में, तो आपकी अभ्यास भी बनी रहेगी और एग्ज़ाम में, परीक्षा में आपको लिखने में सुविधा मिलेगी। आइए अब अपने इस वीडियो के समाप्ति में हम अब ऑडियो के माध्यम से अपनी नोट्स को पढ़ते हैं। BSHF 101 मानविकी सामाजिक विज्ञान एवं आधार पाठ्यक्रम के ब्लॉक 1 में यूनिट 2, जिसमें कि मानव समाज के विकास एवं उनके जाति के बारे में बताया गया है। जैसा कि जो इनके जातिगत विघटन और इनके विस्तार का जो भी चरण था वो बहुत विभिन्न रूप में था। जैसे कि उनकी परिचय के बारे में बताया जाता है, उनके ऐतिहासिक रेखा और वैश्लेषिक सार के बारे में बताया जाता है। तो परिचय के रूप में हमें यही पता चलता है, हम ये जानते भी हैं कि मानव के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति की विकास में प्रकृति और संस्कृति दोनों ही सहभागी हैं। मानव जो मानव है, उनकी जैविक विशेषताएं प्रकृति के समान अपनी श्रेष्ठ बौद्धिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक योग्यता का सार प्रकृति पर विजय भी प्राप्त कर लेता है। जबकि मानव को औजारों के निर्माण में, वातावरण में अनुकूलन में और नवीन आविष्कार करने में सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी सफलता प्राप्त हुई है, जिसके चलते परिणाम स्वरूप श्रम विभाजन, कृषि और उद्योग में शहरीकरण और ज्ञान विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान भी हमें मिला। परिवर्तन के द्वारा विभिन्न धार्मिक संस्थानों और उनके दर्शन के जन्म ने मानव प्रयास और प्राकृतिक शक्तियों की अंतःक्रिया ने अनुकूलन की समस्याओं को जन्म दिया, जिसके साथ साथ मानव सभ्यता की विकास यात्रा में मानव और प्रकृति के संबंधों की भी पूर्ण सुसृजित वर्णन इस यूनिट में, इस इकाई में की गई है। जैसा कि औजारों की बात हुई, औजारों के निर्माण, उपयोग और इनके विकासशील परिप्रेक्ष्य के बारे में बातें, तो साधारणतः यह माना जाता है कि जो आदिम समाज था, जो मानव थे, वो हड्डियों और पत्थरों का उपयोग औजारों की तरह किया करते थे। जबकि होमो सेपियंस, जो कि एक बुद्धिमान मानव था, उनके आने से भली प्रकार औजारों का निर्माण और उपयोग शुरू हुआ। उनका उदय भी तभी हुआ जब मनुष्य मात्र ही एक ऐसा प्राणी है जो न केवल औजारों का इस्तेमाल करता है। हम ये जानते हैं कि एक मानव जाति में एक जो मनुष्य है, इस पृथ्वी पे जो एक मनुष्य जाति है, केवल यही है जो औजारों का निर्माण करती है और उनका उपयोग करती है। उनका उदय भी तभी हुआ जब जब हम ये जानते हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करता है और उन्हें निरंतर संभालता और संवारता भी है। इनकी इसी योग्यता के चलते आधुनिक काल में इनके पहुंचने का, हमारे विस्तार का बहुत अमुख विवेचना है, वर्णन है। अगर मानव की प्रगति किसी भी चरण पर रुकती तो शायद यह संभव हो सकता था, असंभव ही था। इनके सफलता के द्वारा, इनकी मेहनत के द्वारा ही हमें सफलता मिल पाई और हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। ये सभी चीज़ उन्हीं की वजह से संभव हुआ। इनकी योग्यता के आधार पर पुरातत्वविदों ने मानव इतिहास को निम्नलिखित युगों में परिभाषित किया, जिनमें पूरा पाषाण काल, जो कि पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, जिस काल का आरंभ 5 लाख से 2 लाख 2,500
वर्ष के बीच माना जाता है। मानव विकास करता गया, जिनके लिए पत्थर तराश कर औजार तैयार करता था। उनकी जरूरत जानवर पकड़ने, शिकार करना, फल तोड़ना या कंदमूल के साथ साथ ये जमीन खोदने के माध्यम से पूरी होती भी थी। इनका जो ये रोज का आपसी कामकाज था, प्रकृति पर उनका नियंत्रण नहीं था, अपितु वे इन पर निर्भर थे। वे प्रकृति के ऊपर पूरी तरह से निर्भर थे। ओबड़ खाबड़ ढंग से इनको जीवन यापन करने के तरीका इनका अपना था। सांस्कृतिक विकास में इस कालावधि को एक ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक मार्गन ने पाशविक अवस्था की संज्ञा दी, जिसे विज्ञानी मार्गन ने एक पाशविक अवस्था की नाम से भी इन्होंने बताया, और इसे इन्होंने अपनी लेखों में इसका वर्णन भी किया। जैसा कि दूसरा काल है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में काफ़ी चीज़ें में बदलाव आया। इनका आरंभ 10,000 से 12,000 वर्ष पूर्व इनका आरंभ हुआ। इस काल में खाने की आपूर्ति और इनके नियंत्रण करने में सफलता साबित जो कि होता दिख रहा था। उन्होंने अनाज उगाने से लेकर भंडारण में घरों का एक सह-अस्तित्व साबित किया। जो ये नवपाषाण काल था, उनकी क्रांति के इस काल में बर्तन बनाने की कला, ऊन, सन, रुई से सूत काटने की कला, ये सभी चीज़ें विकसित हुई। अंतकाल में घिसाई करके उन्होंने सुडौल पत्थरों से नुकीला करके बनाई गई कुल्हाड़ियाँ इस काल में प्रयोग में आने लगी, जो कि ये इन्हीं की देन थी, इन्हीं की खोज थी। अब तीसरा युग आया कांस्य युग। कांस्य युग में औजार निर्माण में एक अगली क्रांति लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्थात 3,000 ईसा पूर्व के पास कांस्य युग में हुई। कांस्य युग, इस युग में रहने वाले शहरों में रहने लगे। जो कि लोग पहले कहीं भी रहते थे, गांव में उनका रहना था, कबीलों में रहने का तरीका था। अब ये धीरे धीरे शहरों में तब्दील होने लगे। जो कारीगर थे, व्यापारी थे, पुरोहित, शासक और लेखकों द्वारा लिपिकारकों के पेशे से ये शुरू हुए। जैसा कि जो ये समय चल रहा था, इनमें लिपियों का भी एक उद्घाटन और परिवर्तन आने लगा, क्योंकि सारी चीज़ें लिखित तौर पे होने लगी, तो लिपि का बनना ज़रूरी था, एक उनकी ज़रूरत थी। और औजार बनाने के लिए वे प्रमुख धातु तांबा और कांसे का प्रयोग किया करते थे, जो कि इस काल में इनका आरंभ हुआ। इसलिए इस युग को कांस्य युग से के नाम से जाना जाने लगा। कांसे के निर्माण के लिए तांबा और इनके जो निर्माण में जो भी वस्तुओं का प्रयोग हुआ, इनके मिलाने की विधि का जो ज्ञान था, वो भारत में और मेसोपोटामिया और यूनान के लोगों को ये इनके बारे में पता चल चुका था। पहिए की खोज भी पहिए द्वारा अर्थात पहिए की जो खोज थी वो इसी युग में की गई। और जो कि हमें जो चीज़ें मालूम है कि तमाम तरह की खोजें हुई, जो कि हमें मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के अवशेषों से पता चलता है कि भट्टी में पकी ईंटों का भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसके आपूर्ति के लिए उन कारीगरों में एक होशियारी थी, एक अलग इनमें एक सोच थी। इनकी जो कारीगरी थी वो काफ़ी हद तक लोगों के समझ से परे थी, और ये कारीगर भी साबित हुए, एक सफल कारीगर की तरह ये साबित हुए और आगे बढ़ने के लिए अग्रसर भी हुए। एक लौह युग आया, जो कि चौथा युग था। लौह युग का आरंभ 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। लोहा पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाला सबसे आम धातु है।
परंतु प्रारंभ में यही दुर्लभ था, मिलना बड़ा मुश्किल था। निर्माण का रहस्य लंबे समय तक गुप्त रहा। विगत वर्षों के साथ रहस्य विभिन्न स्रोतों से, संस्कृतियों से पार करते हुए सर्वविदित हो गया, अर्थात सभी को पता चला। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि 800 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश में बाढ़ों के फलों और बर्छियों के आदि के निर्माण के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। जैसा कि औजार का निर्माण हुआ, औजार निर्माण के साथ साथ 4 काल के बारे में बात हुई। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। अब जैसा कि बताया जा रहा है कि औजार निर्माण में, इनके प्रयोग में संस्कृति की जो विकास यात्रा थी वो किस तरह से एक सफल साबित हुई, जो कि पूरा पाषाण काल से ही मानव केवल औजार बनाने में और शिकार करने में, इन्हीं चीजों में यह सीमित नहीं था, वह बहुत सारी अलग चीजों को करता था। अपने विस्तारित समय में उसने बहुत सारी चीजों को अपनाया और नया आयाम दिया। उनकी अपनी आध्यात्मिक संस्कृति भी थी। आत्मा के साथ संबंध में स्पष्ट धारणा थी। वह बलि देते थे और मृतकों को समारोह के साथ गाड़ते थे। इतना ही नहीं, उनकी आध्यात्मिक संस्कृति चित्रकला, निच्छारण और इनके उत्कीर्णन में समृद्धि से संस्कृतियों का उत्कर्ष, इनके आपसी सामंजस्य से, इनके योग्यता से ये उत्कर्ष बना रहा और बढ़ता रहा। एक ओर पुरुष जमीन साफ करता, झोपड़े बनाता, शिकार करता, पशुओं की देखभाल करता। दूसरी ओर महिलाएं जमीन जोतती, खाना बनाती, सूत काटती, मिट्टी के बर्तन पकाती, तथा इनके साथ साथ महिलाएं जादुई एवं आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए गहने एवं अन्य वस्तुओं का भी ये प्रत्यार्पण करती थी, उनकी तैयारी करती थी, उन्हें बनाती थी। जैसा कि जो सामाजिक संस्थाएं थी, इनकी जो अंतःक्रियाएं हुई वह बहुत तरीके से हुई। इन तरीकों में यही चीजें हमें देखने को मिलती है कि इनकी जो सामाजिक संस्था थी, क्योंकि ये काफी अलग तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, इनका जो आपसी संबंध था यह काफी अच्छा था पहले के समय में, और इनकी जो अंतःक्रियाएं थी ये एक दूसरे पे निर्भर करती थी। इनकी श्रम की जो विशेषता थी, इनमें भी विभाजन था। जैसे कि ये जो श्रम करते थे, इन्होंने कारीगरों के द्वारा इन्होंने एक काम के लिए एक कारीगर निर्धारित कर दिया था, और विभाजन के लिए ये सारे जो अलग अलग कार्यों के जो भी इनके कारीगर होते थे वो विभाजित होते थे और उस चीज के एक विशेषज्ञ होते थे। इनकी जो शहरी क्रांति थी, कांस्य युग में शहरी क्रांति भी आई। शहरी क्रांति का जो उद्घाटन हुआ या इनकी जो शुरुआत हुई वह कांस्य युग में ही हुई। सुमेर और अक्कड़ इस युग में महान शहरी सभ्यता थी। शहर अनेक गतिविधियों के केंद्र बनने लगे। इससे कोई हैरानी की बात नहीं है कि भारत में स्थापत्य कला के प्राचीन ज्ञान की जो सल्व सूत्र है, इसे कहा जाता है। इसी प्रकार निर्मित प्रभावशाली मंदिरों की प्रबंध व्यवस्था देखना भी आवश्यक था। 2000 वर्ष पूर्व, जो कि ईसा पूर्व के आसपास, इन्होंने लिपि का आविष्कार किया। इनके द्वारा यह आविष्कार हुआ। इस समय अमीर और गरीब में जबरदस्त अंतर बढ़ने लगा। इन्होंने आपसी मतभेद बढ़ने लगा। समय बीतने के साथ साथ अमीर लोग गरीब लोगों के विरुद्ध लूट खरोच करने लगे और दुर्व्यवहार, गुलामी और शोषण के अन्य तरीकों का अधिकतर प्रयोग करने लगे। जैसा कि जो अंकगणित, खगोल विज्ञान और जो इनके चिकित्सा का, धर्मशास्त्र का
जो विकास हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। अनाज के उत्पादन से, जो भी औजार के निर्माण से, शिक्षा और इनकी वृद्धि में, साथ साथ धार्मिक व्यवस्था को अधिक संस्थाबद्ध स्वरूप मिलने लगा और कर्मकांड भी बढ़ने लगा। साथ ही साथ इनके जो महान धर्मों का जो उदय हुआ वो इसी काल में हुआ। इनके जो महान धर्म थे वो कांस्य युग में बौद्धिक विकास के साथ अधिक विस्तारित होने लगा, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता इसका एक अमूल्य उदाहरण है। वेदों और उपनिषदों में ज्ञान का अद्भुत भंडार है। सभी इससे परिचित हैं कि वेदों और पुराणों, ये सारी चीज़ों में जो ऐतिहासिक भावनाएं हैं, जो एक मानव जाति के लिए उनके बढ़ने के लिए जो भी चीज़ें निहित हैं, जो भी चीज़ें सन्निहित लिखित तौर पे लिखी गई हैं, वो पुराणों में लिखी गई हैं, हमें अभी भी देखने को मिलती हैं। और विस्तृत विवेचना उनके मौजूदा तौर पे देखी जाती हैं। लगभग 500 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया और धर्मों के उदय के लिए उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। इसकी एक शताब्दी पूर्व चीन में लाओ त्से और कन्फ्यूशियस ने ताओवाद और कन्फ्यूशियस का प्रचार किया। पूर्वी ईरान में लौ युग के आरंभ में महान संत जरसुस्त्र ने इनका जन्म हुआ। इस प्रकार हमने पाया कि कांस्य युग में पुरोहितों की धार्मिक परंपरा, जो कि विभिन्न प्रवृत्ति बदलती चली गई, विस्तार होता गया। मानव और प्रकृति अनुकूलन और अंतःक्रिया, इनके साथ जो अंतःक्रियाएं थी वो भी बढ़ती चली गई और स्वरूप का भी बदलना संभव था। जनजातियों में अनुकूलन का स्वरूप भी बढ़ता गया। आपसी जो इनकी पारस्परिकता थी, निर्भरता थी, हर चीज़ों को लेकर जो विजय प्राप्त करते थे, इनके जो आपसी सामंजस्य थे, इनमें भी ये परिवर्तन आने लगा। जैसा कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, चिंतनशील प्राणी में अद्वितीय क्षमताएं होती हैं। ये क्षमताएं निर्भर करती हैं उनकी योग्यता पर, उनकी सोच पर, कि वे जीवधारी किस प्रकार अपना विकास किस तरीके से करते हैं और उनके विस्तार के लिए कौन कौन से पहलू हैं। और ये चिंतनशील जो अद्वितीय क्षमताएं हैं, ये केवल मनुष्य में प्रतीकों के काम लेने, सोच विचार करने, हंसने और विकास तथा मृत्यु के रहस्यों के संबंध में प्रश्न करने आदि की योग्यता है। अतः अन्य प्राणियों में यह क्षमताएं नहीं पाई जाती। प्रजातिगत विशिष्ट जो लक्षण हैं ये भी बदलते गए। जैसा कि बुद्धिमान मानव का विकास इसी समय में हुआ। पहले भी हमने बताया कि मानव धीरे धीरे प्रौद्योगिकी के थ्रू, इनकी विस्तार के द्वारा सभी चीज़ों में इनका विश्लेषण और इनकी औद्योगिक क्षमता, इनकी परिकल्पनाएं, सभी युगों के बदलते बदलते इनमें भी विकास होता गया और सभी चीज़ें बदलती गईं। जो भी समय था संक्रांति युग का, इनके ज्ञान के स्वरूप का, ज्ञान और जादू टोना का रूप, जैसे कि इस समय में ये सभी चीज़ें भी धीरे धीरे प्रारंभ हुई और कई रूपों में इन्होंने इसका विस्तार किया। बीमारियों के रूप में, इनके कारण के रूप में, इनके बीमारी के जीवाणु, विषाणु, इन सभी चीज़ों के कारणों का भी इन्होंने विवेचना की। विज्ञान और धर्म का पृथक्करण, जैसा कि विज्ञान अब आज के समय में सभी समझते हैं, धर्म की जो पृथक्करण थी, ये धर्म के पुरोहितों के साथ जो भी इनका आपसी सामंजस्य था ये बढ़ता चला गया और पृथक्करण की भावना
बढ़ती गई, विधाओं में ज्ञान का विभाजन हुआ, सभी विषयों को लेकर के, इनके विस्तार को लेकर के सभी चीज़ों की विवेचना हुई। जैसा कि हम लोगों ने पाठ्यक्रम के मानव समाज और इसके विकास के बारे में, मानव जाति के विकास में हम लोगों ने निश्चित रूप से एक विश्लेषण किया और हमने पाया कि हमारा उद्देश्य क्या था, परिचय हमने क्या दिया, औजार के निर्माण में किस किस तरह की विकास यात्रा हुई, संस्थाओं के सामाजिक अंतःक्रियाएं क्या थी, शहरी क्रांति कैसे हुई, महान धर्मों का उदय कैसे हुआ, इनकी आपसी अंतःक्रियाओं में अनुकूलन के स्वरूप क्या थे, जातियों के जो मनुष्य का चिंतनशील प्राणी का स्वरूप था, उनकी अद्वितीय क्षमताएं थीं, और मानव जाति का विकास संस्कृतियों के रूप में, उनके युगों के रूप में, ज्ञान के रूप में किस प्रकार हुआ, हमने ये चीज़ें पढ़ा। सारांश के तौर पे कंक्लूजन में हम यही चीज़ें लिखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ों की विवेचना। जैसा कि आपने ऑडियो के माध्यम से BSHF 101 के यूनिट 2 को पूरी तरीके से सुना, और आपने ये भी सीखा होगा कि असाइनमेंट लिखते समय, प्रयोगात्मक कार्य करते समय कैसे हमें इनके विस्तार में शुरुआत में परिचय और अंत में इनके निष्कर्ष के लिए, इनके निचोड़ को लिखने के लिए हमें कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, और इन चीज़ों को विस्तारित तौर पे हमें दिखाना पड़ेगा, ताकि लिखने के बाद जो इसे पढ़ता है या जो इस परीक्षक इसे चेक करता है, इसे जांचता है, वह बातों को पूरी तरह से समझ करके सही मूल्यांकन कर सके और सही आपको आप अपनी तरह से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो सकें इस वीडियो को देख करके। ऑडियो के माध्यम से जो भी डाउट्स हैं आपके, जो भी क्वेश्चन आपके रहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपने डाउट्स को लिखें। जैसा कि आज हमने इकाई 1 के यूनिट 2 के बारे में जिक्र किया और इन चीज़ों को हमने पूरी तरह से बताया। अब अगली कक्षा में अगले वीडियो के माध्यम से हम यूनिट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।